हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेलकम ऑन माय चैनल दया जय शॉर्ट क्लासेज। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपने वो पूरा पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों चलो हम आगे बात करते हैं स्लेटर के नियम द्वारा जेड इफेक्टिव की गणना कैसे हम करेंगे। तो दोस्तों, स्लेटर के नियम के द्वारा हम सिग्मा की गणना पहले सीख लेते हैं, क्योंकि जो अपना जेड इफेक्टिव होता है वो अपना क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड क्या होता है अपना परमाणु क्रमांक, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो होता है नाभिक लगने वाला आवेश। तो सबसे पहले हम सिग्मा की गणना कर लेते हैं, सिग्मा की गणना करना सीख लेते हैं, उसके बाद हमें जेड इफेक्टिव तो आ जाएगा। तो जो सिग्मा जो है उसकी गणना के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। पहली स्टेप हम लिखते हैं स्टेप 1। वो क्या है, सर्वप्रथम सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। आपको कोई भी परमाणु दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो जैसा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया है वे उस तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो नहीं लिखना। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इस क्रम में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। इस तरह आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका लिखना है। स्टेप 2 की हम बात करते हैं। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि स्टेप 1 में आप इस तरह लिखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप इस तरह लिखो। अब स्टेप 2 की हम बात कर लेते हैं। स्टेप 2 में पहला हम लेते हैं NS तथा NP में इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि जो आपका अधिकतम संयोजी कोश होता है, यदि उसमें जो S और F ब्लॉक और जो P ब्लॉक के लिए आ रहा है तो उसके लिए हम सिग्मा की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा की गणना कर रहे हो, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा ज्ञात कर रहे हो, जो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन से दाईं तरफ, उससे दाईं तरफ जितने भी समूह हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन है उसका सिग्मा में कोई योगदान नहीं रहेगा। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो जेड इफेक्टिव जो अपना नाभिक है और जो अपना इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इनके मध्य में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही प्रतिकर्षण में योगदान लगाएंगे। जो इनके जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इनका इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको बात याद ये रखनी है कि जो दाईं तरफ है उनका इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। दूसरा इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, दूसरा इसमें है कि जो NS और जो NP है, जो NS और NP समूह है, इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, किसको छोड़कर, टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। अरे भाई, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी ना खुद पर ही प्रतिकर्षण लगाएगा। यानी कि आपने देख लिया कि भाई NS और NP में कुल 9 इलेक्ट्रॉन हैं। आपने NS और NP में देखा कुल 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 इलेक्ट्रॉन में आपको मान लो P है, उसके एक इलेक्ट्रॉन भी आपको गणना करनी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी आपको गणना करनी है। मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इसके एक इलेक्ट्रॉन पे गणना करनी है। तो इसमें बच गए कितने, टोटल 5 थे, बच गए कितने, 4। तो जो 4 है उनका कितना योगदान रहेगा, उनका योगदान रहेगा 0.35। हाँ तो दोस्तों, जो एक इलेक्ट्रॉन है, इन 4 में जो प्रति इलेक्ट्रॉन योगदान कितना रहेगा, 0.35। यानी कि यदि मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूँ तो अपने जो 4 बच गए उन 4 × 0.35 इसका योगदान रहेगा। तो आपको देख लेना है कि जो NS और NP है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको 0.35 से गुणा कर देना। दूसरी बात आती है जो NS और NP में तो हो गए, लेकिन जो से उनके जो पहले आते हैं यानी कि N-1वां कोष। अब इसके बाद में यदि आपने Nवें कोष की गणना कर ली तो आपका आना है N-1वें कोष में। तो N-1वें कोष में आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। यदि N-1 में आपने देखे, मान लो सपोज N-1 में
6 इलेक्ट्रॉन है, n-1वें कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कितना योगदान लेना है? 0.85। यानी कि यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 6 से गुना करना है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से गुना करना है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से गुना आपको करना है। तो हमने जो है ये बात कर ली कि जो nवें कोष है, जो अपना nवां कोष है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़कर 0.35 अपना योगदान रहेगा। जो n-1वां कोष उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 रहेगा। अब जो हम बात करते हैं n-2, तो हम बात कर लेते हैं n-2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा था उसमें जो n-2 है और इससे जो भी आगे वाले हैं n-3 जितने भी है उनके लिए इलेक्ट्रॉन का योगदान कितना होगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1। उनके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप जो है वो n और np समय में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए उनका जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर आप गणना कर सकते हो। यानी कि दोस्तों आपको करना है कि जो सोडियम है उस सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो nवां कोष है, nवां कोष कौन सा है? 3। उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1। अब जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस पर ही गणना कर रहे हैं। तो जैसे आपको मान लो इस पे गणना आपको नहीं करनी है, मान लो आपको इस पे गणना नहीं करनी है, आपको गणना करनी है इस पे, तो आपको इन सबको छोड़ देना है। आपको इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, इस पे आपको टेस्ट करने की वजह से जेड इफेक्टिव का मान इसके लिए कितना है? तो अब इसमें टोटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इसमें आप तो एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए काम में रहे हो, बचा कितना? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका बच गया। और जो nवां कोष है उस nवें कोष के लिए कितना होता है अपना जो योगदान है सिग्मा का, वो कितना होता है? 0.35 प्लस n-1वें कोष के लिए कितना होता है? 0.85। तो n-1वें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? n-1वें कोष में इलेक्ट्रॉन है अपने 2 × 2। तो इस प्रकार आप गणना कर सकते हो जेड इफेक्टिव की, सिग्मा की। तो इस प्रकार आप इसके लिए सिग्मा की गणना कर सकते हो। इस प्रकार यदि आपको 30 में बोलता है कि आपको 30 जो मुख्य क्वांटम संख्या 30 है उसके जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके लिए आपको गणना करनी है, तो आपको जो ये है इन सब का लेना पड़ता है। यानी कि nवें कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? nवें कोष में बचे हुए इलेक्ट्रॉन 0, जबकि जो n-1 में कितने हैं? n-1 के 2 कितने? 8 × 0.85। n-2 में 2 प्लस 2 × 1, तो इससे आपका जो है वो आ जाता सिग्मा। अब हम बात करें जो Nd और Nf के जो इलेक्ट्रॉन हैं, हम बात करें हैं जो Nd और Nf इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यदि आपको जो Nd और Nf है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो Nd और Nf है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस पे यदि आपको उसके इलेक्ट्रॉन पर यदि आपको सिग्मा की गणना करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? उसकी गणना के लिए आपको भी सबसे पहले तो वही देखना है कि आपको उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है जैसे हमने पहले बताया था। और उसके बाद जो उसके दाईं तरफ वाले हैं इन सबको छोड़ देना है। और दाईं तरफ वाले को छोड़ने के बाद आपको सबसे पहले जो Nd और Nf है, Nd और Nf में इलेक्ट्रॉन्स का योगदान, Nf और Nd में इलेक्ट्रॉन का योगदान कितना होगा? 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो Nd और Nf है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जो टेस्ट जिस पर आप इलेक्ट्रॉन की गणना कर रहे हो उसको तो छोड़ देना, बच गए कितने, जो भी इलेक्ट्रॉन बच गए उनको 0.35 से गुना कर देना, उसका योगदान आ जाएगा। और इसमें बस आपको इतना देखना है, जो भी बच गए n-1 n-2 जितना भी बच गया ना, जितने भी आते जाएंगे उनके लिए सिग्मा की तो योगदान है वो कितना होगा? 1। ठीक है, इस प्रकार आप गणना कर सकते हो सिग्मा की। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की जिसके द्वारा आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सिग्मा की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब एग्जाम्पल्स की। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम।
सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0। तो जो ये है इसके लिए तो सबसे पहले हम ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये तो बच गए ये इनके लिए 8 × 0.85, इनके लिए 2 × 1, ये कितना होगा अपना 2 + 6.8 = 8.8। तो इसके लिए जो जेड इफेक्टिव है, और जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू सोडियम के लिए कितनी होती है 11 माइनस सिग्मा कितना है अपना 8.8 = 2.2। दूसरा हम बात करते हैं, तो दोस्तों दूसरा हम बात करते हैं जेड एन की। तो जेड एन का हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। ध्यान रखना इसी क्रम में आपको लिखना है। तो पहला आपको याद करना है इसके 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपको देखना है कि जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है। तो हमने देखा कि जो ये है यहाँ पे 4s इलेक्ट्रॉन अपना। तो 4s जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आपको गणना करनी। तो इस पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 इसके लिए Zn के लिए। तो आपको याद करनी है 4s के इलेक्ट्रॉन। तो जो भी 4s की जो भी इलेक्ट्रॉन है इसका में एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो है, इसका टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो एक हो गया, बच गया कितना इसका टेस्ट इलेक्ट्रॉन तो इसका एक हो गया, बच गया कितना एक इलेक्ट्रॉन। अब जो तो हम इसके लिए जेड इफेक्टिव की गणना सॉरी हम पहले क्या करते हैं सिग्मा। तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया एन वी कोस के लिए हमने बात की थी 0.35। अब हमने बात की थी कि यदि आपको एन एस और एन पी के लिए गणना करनी है तो n-2 में तो यहाँ पे n-2 क्या होगा 3, क्योंकि n अपना क्या है 4, तो n-2 क्या होगा अपना 3। तो n-2 के लिए कितना अपना रहता है सिग्मा का योगदान 0.85 और गुणा कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 10 6 16 2 18 प्लस n-2 और जो बच गए उनके लिए कितना रहता है एक, बच गए कितने 6 2 12 6 2 8 2 10 10 × 1। तो ये अपना कितना आता है 25.65। तो यदि यहाँ पे हम जेड इफेक्टिव लिखें, यदि हम यहाँ पे जेड इफेक्टिव लिखें तो जेड इफेक्टिव अपना कितना आएगा 30 - 25.65 = 4.35। अगर इसी में मैं सेकंड केस लूँ, मैं आपको बोलूँ भैया 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा निकालो, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा निकालो और फिर आप जेड इफेक्टिव निकालो। तो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आप सिग्मा निकालने के लिए क्या करोगे। तो मैंने आपको बताया थी कि जिस भी इलेक्ट्रॉन जिस भी इलेक्ट्रॉन पर आप टेस्ट कर रहे हो उसे दाईं तरफ वाले सभी को छोड़ दो। तो मैंने आपको कहा 3D इलेक्ट्रॉन के लिए 3D का मैंने ये 3D ले लिया, 3D से जो इधर बच गया इन सबको छोड़ दो। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो ND और NF है उनके जो एन में इलेक्ट्रॉन है उनके लिए योगदान कितना रहता है 0.35। अब 0.35 तो इसमें कितने बच गए 10 है, 10 में एक तो हमने काम ले लिया, बस ये कितने 9। और मैंने आपको बताया था कि जो बाकी बचे हुए हैं n-2 n-3 उनके लिए कितने लेते हैं हम एक योगदान। तो 1 × कितने बच गए 6 2 12 12 और 6 18 2 20 सॉरी दोस्तों 6 2 8 8 और 6 14 14 2 16 16 2 18 तो कितने होंगे 21.5। जेड इफेक्टिव हम लिख देंगे 30 - 21.5 = 8.85। यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पे जेड परमाणु क्रमांक जो Zn के लिए कितना होता है 30। तो इस प्रकार अपना जेड इफेक्टिव आ गया। तो अब हम बात करेंगे और थोड़े एग्जाम्पल की। तो हम बात करते हैं लिथियम के लिए 1s2 2s1 सिग्मा हमने लिखा
2 इंटू, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन 0.85 इज इक्वल टू 1.70। तो जेड इफेक्टिव अपना आ गया 3 माइनस 1.0, इसे आपका जेड इफेक्टिव आ जाएगा। इसके बाद हम बेरिलियम के लिए गणना करें तो 1s2 2s2 सिग्मा हम लिखते हैं, तो सिग्मा हम इसमें लिखेंगे, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 इक्वल टू ये अपना आता है 2.05। तो जेड इफेक्टिव में लिख दूंगा 4 माइनस 2.05 इक्वल टू 1.95। इस प्रकार मैं बोरॉन की गणना करूँगा 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे सिग्मा मेरा आएगा 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 इक्वल टू 2.40। समझ गए ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया एनवी कोस में, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसके -1 में योगदान 0.85 का, तो यहाँ पे अपना ये आ गया 2.40। तो जेड इफेक्टिव जो है अपने कितना हो जाएगा 5 माइनस 2.40 इक्वल टू 2.60। इस प्रकार यदि हम गणना करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि जो जेड इफेक्टिव है उसका मान अपना आता जाएगा। दोस्तों इस पर जेड इफेक्टिव की गणना जब हमने की तो हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है अपना, लिथियम जो है अपना, बेरिलियम जो है, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अपना पोटेशियम, हाइड्रोजन, इसके आगे जो हीलियम रहता है इधर, लिथियम के आगे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब हमने गणना की तो हमने देखा कि जो यदि हम इधर से इधर जा रहे हैं, जब हम लिथियम से इधर ऑक्सीजन फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ रहा है, जो हमारा जेड इफेक्टिव है वो बढ़ रहा है। और हमने देखा कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव हमारा घट रहा है। तो हमने क्या समझा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव घट रहा है, इसका मतलब हमने क्या समझा, हमने समझा कि भैया जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट, ये देखो ये कौन सा भाग है इसका, बायां भाग, तो यदि हम इधर जा रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, हम दाईं तरफ, ये है बाईं तरफ। अगर हम इधर जा रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ, तो हम बोल देंगे इसको लेफ्ट टू राइट। ये है टॉप यानी उच्चतम, ये है बॉटम यानी कि निचतम। तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम आए, टॉप टू बॉटम आए। तो दोस्तों हम आज के बाद जो है इसको ऐसे बोलना, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो मैं देखता हूँ कि जो जेड इफेक्टिव है वो यहाँ तक मतलब कि थोड़ा ही घटता है, बाकी लगभग ये नियत ही रहता है। जेड इफेक्टिव जो है वो नियत ही रहता है ऊपर से नीचे आने वाले केस में, और जब हम इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो हम नोट कर सकते हैं, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जबकि टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्टिव लगभग नियत रहता है। यह है पीरियड में, यह है ग्रुप में, किसी ग्रुप में। दोस्तों समझ में आ गया आपको जेड इफेक्टिव की गणना हम कैसे करते हैं। इसलिए दोस्तों हमने 9th-10th के अंदर पढ़ा होगा कि बाएं से दाएं तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, हाँ ये जो छोटी क्लास है उसमें तो यही बताया गया कि ऊपर से नीचे आने पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घटता है, लेकिन सामान्यतः ये नियत ही रहता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जेड इफेक्टिव की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की। मैं आपको बताऊंगा कि जो जेड इफेक्टिव है वो जो किसी परमाणु की त्रिज्या जो है उस पर किस प्रकार निर्भर करता है, कि परमाणु की त्रिज्या जो है वो जेड इफेक्टिव कारण किस प्रकार प्रभावित होती है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की, उसके बाद में हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा की, उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की और विद्युत ऋणता की। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना
ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।